हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम रूल नंबर 53 से। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेक्शन 31, जहां पे हमने टाइम टाइम लिमिट देखी थी, इनवॉइस कब तक इशू करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 32 था, वो हमें क्या बोल रहा था? सेक्शन 32 बोल रहा था अनअथोराइज्ड कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, और सेक्शन नंबर 33 उसके बाद हमने पढ़ा था, वो हमें बोल रहा था कि टैक्स की जो अमाउंट है वो हमें सेपरेटली शोन करनी पड़ेगी किसी भी इनवॉइस में या किसी भी डॉक्यूमेंट में जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ कंटेंट्स भी देख चुके थे। रूल 46 में हमने देखा था टैक्स इनवॉइस के कंटेंट्स। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कल भी बताया था। इसके कंटेंट्स आप अच्छे से ध्यान रखोगे एग्जाम के लिए। उसके बाद स्पेशल रिक्वायरमेंट थी एक्सपोर्ट और सेज को सप्लाई करते वक्त। फिर बिल ऑफ सप्लाई के कंटेंट्स अच्छे से याद हो सकते हैं अगर टैक्स इनवॉइस के याद है तो। अब हमें देखो यहां से स्टार्ट करना है। एक तो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस का कंसेप्ट कल पढ़ा था हमने। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस की जरूरत कब होती है? जब हमारी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एक्चुअल डेट ऑफ आरसी में डिफरेंस हो। तो उन दोनों डेट्स के बीच में जो भी मैंने सप्लाई की है, उस सप्लाई के लिए मैं रेसिपिएंट को आरसी आने के 1 मंथ के अंदर अंदर रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करता हूं। ठीक है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस कंसोलिडेटेड भी इशू हो सकता है क्या? इस चीज के ऊपर कल हमने चार्ट बना लिया था, हाँ या ना? याद आ रहा है आपको चार्ट? ऑडियो आ रहा है क्या आपको? कोई दिक्कत हो रही है क्या? ऑडियो क्लियर है क्या? ठीक है, तो चार्ट आपको याद आ रहा है? कल मैंने आपको चार्ट बोला था, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है ना, तो कंसोलिडेटेड इशू कर सकते हैं, पर उसमें इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट चेक करना होता है। इंट्रा स्टेट में कंसोलिडेटेड इशू किया जा सकता है, पर इंटर स्टेट के केस में अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,50,000 तक है तो कंसोलिडेटेड इशू कर सकते हैं, अदरवाइज सेपरेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। ओके, अब बात आ रही है वो जो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस में इशू करूंगा, उस इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। अगेन कल मैंने आपको बोला था फॉर्मेट हमें जीएसटी लॉ ने नहीं दे रखा है। फॉर्मेट का मतलब कि किस तरीके से बनाना है, हमें क्या चीज हमें ऊपर दिखानी है, क्या हमें नीचे। ठीक है, कंटेंट्स जरूर हमें दे रखे हैं, फॉर्मेट हमें नहीं बता रखा। तो कंटेंट्स आपको इसके भी ध्यान रखने हैं। देखो सबसे ऊपर हेडिंग क्या आती है? रिवाइज्ड इनवॉइस लिखोगे आप वहां पे, फिर वही सप्लायर की डिटेल, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर। ये थर्ड पॉइंट कटा हुआ है यहाँ पे, क्यों? ये पहले जो रूल हुआ करता था 53(1), ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट सबके लिए एक ही रूल था। अब क्या कर दिया, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के लिए अलग से कंटेंट प्रिस्क्राइब कर दिए गए। ओके जी, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि सीरियल नंबर होगा। इसके लिए आप अच्छे से जानते हो 16 कैरेक्टर का हो सकता है। अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर इसमें हो सकते हैं कौन से? डैश या स्लैश। फाइनेंशियल ईयर में यूनिक होना चाहिए और मल्टीपल सीरीज जो है इसकी वो अलाउड है। फिर डेट ऑफ इशू आ जाएगा। फिर रेसिपिएंट से रिलेटेड डिटेल क्या होती है? अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर डालोगे आप। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो उसका नेम, एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस डालोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अनरजिस्टर्ड के केस पे भी जरूरी है क्या? नेम, एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस डालना। ओके, सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस। तो ये आती है इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस किस लिए इशू कर रहे हैं हम? ऑलरेडी कोई ओरिजिनल इनवॉइस इशू हुआ था, उस रेस्पेक्ट में हम रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जब रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस बनेगा तो उसमें ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर भी डाला जाएगा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट बोल रहा है सिग्नेचर कर देंगे यहाँ पे हम हमारे। सप्लायर या तो खुद के सिग्नेचर कर देगा या फिर इसके जो अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा साइन कर दिया जाएगा।
क्लियर है कंटेंट्स? ठीक है ना यहां तक? ओके। अब है इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है 34। सेक्शन 34 बात कर रहा है दो स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की, वो है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कौन इशू करेगा, किन सर्कमस्टांसेस में इशू करेगा। अब मैं आपको एक केस दे रहा हूं, फिर आप बताना मुझे कि यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू होगा कि डेबिट नोट इशू होगा। हाँ जी, कौन इशू करेगा इसका आंसर मैं आपको एक बार में बता चुका हूं कि सारे डॉक्यूमेंट सप्लायर को इशू करने हैं एक्सेप्ट फॉर पेमेंट वाउचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक है सप्लायर, एक था टाइगर। तो टाइगर जो है यहाँ पे वो है सप्लायर। ठीक है, और एक था राजा। राजा जो है यहाँ पे वो कौन है, रेसिपिएंट। इन दोनों के बीच में सप्लाई हो रही है। ये लो जी, ये सप्लाई हो गई। सप्लाई होते वक्त सप्लायर क्या इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। तो इसकी डेट भी ले लेते हैं हम। सपोज टैक्स इनवॉइस इशू हुआ है 15 अप्रैल 2020 को टैक्स इनवॉइस इशू हो गया। ठीक है, टैक्स इनवॉइस जो इशू है वो हुआ है सपोज 1 लाख प्लस इसमें जीएसटी लगाया गया है 18,000 का। तो टोटल जो इनवॉइस इशू है वो हुआ है 1,18,000 का। तो ये चीज तो आपको अच्छे से समझ में आती है, बहुत बार हमने देखा है ऐसा। अब आ रही है बात, ये जो टैक्स इनवॉइस इशू हुआ है, तो मैं मान लेता हूं ये टैक्स इनवॉइस सपोज है गुड्स का। यहाँ पे जो सप्लाई हुई है वो गुड्स की सप्लाई हुई है। 15 अप्रैल को सप्लाई हो गई, टैक्स इनवॉइस भी बन गया। घर जाके राजा ने गुड्स चेक किए और राजा ने गुड्स देख के ये कहा कि गुड्स तो जितने इनवॉइस में लिखे हुए हैं उतने गुड्स मुझे रिसीव नहीं हुए। उसने तुरंत फोन मिलाया किसको, सप्लायर को। सप्लायर ने कहा हाँ जी ये कार्टून आपका यहीं छूट गया। ठीक है, इसका माइक ऑन है, एक बार माइक बंद करना अपना। हाँ जी, तो सप्लायर ने कहा आपका एक कार्टून यहीं छूट गया है। फिर रेसिपिएंट ने कहा चलो कोई इशू नहीं है, वो कार्टून आप रखो, नेक्स्ट टाइम मैं लूंगा। आप एक काम करो, जितने का बिल बनाया उसको रिवाइज करके मुझे दे दो। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, क्या टैक्स इनवॉइस जो मैंने बनाया है उसको फाड़ के नया बनाऊं या कोई डॉक्यूमेंट इश्यू कर दूं जिससे मेरा काम हो जाएगा। अब आप बताएंगे, क्या यहाँ पे टैक्स इनवॉइस को कैंसिल करके नया बनाएं या कोई डॉक्यूमेंट इश्यू कर दें, और अगर कर दें तो कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा। ये चीज मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूं कि डॉक्यूमेंट इश्यू हमेशा कौन करेगा, सप्लायर। तो देखो सप्लायर यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दे देगा, सपोज मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट देगा वो 18 अप्रैल को बोल देते हैं हम कि 18 अप्रैल को ये चीज कंफर्म हुई है। तो 18 अप्रैल को एक डॉक्यूमेंट इश्यू होगा, कौन इश्यू करेगा ये बताओ, सॉरी कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करना है वो बताओ आप। क्रेडिट नोट इश्यू होगा पक्का, बाकी लोग क्रेडिट नोट। बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो डॉक्यूमेंट इशू करना है सप्लायर को, ठीक है, डॉक्यूमेंट इशू करना है सप्लायर को। तो सप्लायर देख रहा है सामने कौन सी पार्टी है, सामने है डेटर। अच्छे से ध्यान रखना, तो सप्लायर के लिए हमेशा रेसिपिएंट क्या होता है, सप्लायर के लिए हमेशा रेसिपिएंट डेटर होता है। तो एक शब्द में समझने वाली बात है, अगर डेटर का बैलेंस हमें बढ़ाना है तो हमें डेबिट नोट देना है, क्योंकि डेटर मतलब डेबिट बैलेंस है ना, तो उसका बैलेंस और डेबिट करना है तो डेबिट नोट। इसका बैलेंस अगर हमें कम करना है तो क्रेडिट नोट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट सप्लाई हुई है, शॉर्ट सप्लाई। शॉर्ट सप्लाई का मतलब होता है मैंने जो बिल बनाया है 1,18,000 का, वो ज्यादा अमाउंट का बना दिया। तो सपोज यहाँ पे 20,000 का गुड्स नहीं गया था पार्टी के पास, तो यहाँ पे हम क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। कितने रुपए का क्रेडिट नोट इशू करेंगे, 20,000
प्लस जीएसटी का, ठीक है, और 20,000 का जीएसटी हो जाएगा यहाँ पे 3600 रुपीज। बोलो ये प्रोसेस क्लियर है आप सबको? कोई दिक्कत है क्या इस प्रोसेस में? हाँ या ना, ये प्रोसेस क्लियर है या इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है, ठीक है। तो अब हमें ये दोनों नोट पढ़ने हैं, डेबिट नोट कब इशू हो रहा है, क्रेडिट नोट कब इशू हो रहा है। तो लॉजिकली तो हमने समझ लिया डेबिट नोट क्रेडिट नोट कब इशू होता है, ठीक है। अब आप लो में और पढ़ लेते हैं, लो वालों ने क्या बोल रखा है। आ जाते हैं यहाँ पे क्रेडिट नोट। वो बोल रहे हैं इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज क्रेडिट नोट शेल बी इशूड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट। कौन कौन सी सर्कमस्टांसेज है, इन सब में आप देखोगे तो कॉमन पॉइंट यही है कि हमें हमारे डेटर का बैलेंस क्या करना है, बैलेंस कम करना है, और बैलेंस कम करना है तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। देखो, टैक्स इनवॉइस इशूड बट टैक्सेबल वैल्यू इंडिकेटेड इन द इनवॉइस एक्सीड्स टैक्सेबल वैल्यू फॉर सच सप्लाई। तो मैं बोल सकता हूं ओवर इनवॉइसिंग हो गई, मैंने गुड्स 1 लाख के सेल किए हैं जबकि बिल 1.5 लाख का बना दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में 50,000 का क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, टैक्स इनवॉइस इशूड बट टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस एक्सीड्स टैक्स पेएबल फॉर सच सप्लाई। कई बार क्या होता है, मेरे टैक्स की रेट तो है 5%, पर मैंने बिल बनाते वक्त 12% चार्ज कर लिया, तो क्या हुआ, एक्सेस टैक्स चार्ज कर लिया। यहाँ पे मैं 7% का उसको क्या दे दूंगा, क्रेडिट नोट दे दूंगा, तो मेरा टैक्स इनवॉइस हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न्ड बाय द रेसिपिएंट, सेल्स रिटर्न, ठीक है। मैंने जो गुड्स दिए हैं वो सामने वाला वापस दे रहा है। इस सिचुएशन को अभी हम समझेंगे एक बार, वापस देखना इस चीज को, ठीक है। सेल्स रिटर्न वाले केस में एक पॉइंट और आ सकता है। और लास्ट पॉइंट बोल रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फाउंड टू बी डेफिशिएंट, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके समझाया। डेफिशिएंट मतलब हमने जो सर्विस दी है या गुड्स दी हैं वो कम पहुंचे हैं सामने वाले के पास। क्लियर है, सिचुएशन समझ में आ गई चारों? हाँ जी, बोलो क्या डाउट है। सेक्शन 32 की प्रोहिबिशन भी आएगी क्या? सेक्शन 32 की प्रोहिबिशन तो हमेशा लागू रहती है ना, कि आप कभी भी ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते। पर आपको गलती खुद को समझ में आ गई, सपोज आपने 12% कलेक्ट कर लिया और आपको पता लग गया मैंने गलत बिल बना दिया था, जो प्रोडक्ट सेल किया वो 5% वाला है, तो वो गलती आप सुधार रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अल्टीमेटली ज्यादा कलेक्शन नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली अगर आपने एक बार कलेक्ट कर लिया और आपको खुद को रियलाइज हो गया तो गलती आप सुधार लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार ये सी पॉइंट के ऊपर मैं आपको कुछ डिस्कशन करने वाला हूं, इसको एक बार पेंडिंग छोड़ते हैं, एक बार आगे आ जाओ। नेक्स्ट बोल रहा है डिटेल्स ऑफ सच क्रेडिट नोट। अब देखो यहाँ पे जो क्रेडिट नोट हम इश्यू करेंगे ना, वो हम हमारी रिटर्न में फाइल करेंगे। कौन सी रिटर्न? GSTR 1 में। ये हम हमारी GSTR 1 की जो रिटर्न जाती है इसके अंदर शो कर देंगे सारे के सारे क्रेडिट नोट। अब एक पॉइंट और बता दो आप फटाफट, क्रेडिट नोट का क्या इंप्लीकेशन आता है? और इस चीज को नोट भी कर लेना अच्छे से, implications ऑफ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के इम्प्लीकेशन क्या होते हैं? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे डिपेंड करता है किसके लिए हम बात कर रहे हैं। सप्लायर के लिए क्या इम्प्लीकेशन होता है वो बताना है हमें, और रेसिपिएंट के लिए क्या इम्प्लीकेशन होता है वो बताना है। कोई बता सकता है क्या? ट्राई करो देखे, सप्लायर के क्या इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिट नोट इश्यू होने से। इफेक्ट किन चीजों पे बात कर रहा हूं मैं, टैक्स लाइबिलिटी या आईटीसी? चलो हिंट भी दे रहा हूं मैं, टैक्स लाइबिलिटी या आईटीसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? इन दो चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सप्लायर के, और इन चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा रेसिपिएंट के?
आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी सप्लायर की। हाँ जी, वेरी गुड हर्ष। तो क्रेडिट नोट इश्यू करने से सप्लायर की जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम बोल देंगे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी शैल बी रिड्यूस्ड। चलो, रेसिपिएंट के ऊपर क्या इंप्लीकेशन आएगा वो बताओ। क्या इसका रेसिपिएंट को कोई एक्शन लेना है क्या? आईटीसी कम हो जाएगी, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल दूंगा आईटीसी इफ ऑलरेडी अवेल्ड। ये चीज ध्यान रखना, अगर हमने अवेल कर ही नहीं रखी तो अब तो कोई इश्यू नहीं है। आईटीसी इफ ऑलरेडी अवेल्ड हैज टू बी रिवर्स्ड। ठीक है, पूरी आईटीसी रिवर्स नहीं करनी, उतनी रिवर्स करनी है जितनी क्रेडिट नोट में मेंशन होके आ रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे गवर्नमेंट किसको देख के खुश होगी, सप्लायर या रेसिपिएंट? जिस तरीके से मैं पूछता जा रहा हूं वैसे आंसर देते रहो, हमारे कंसेप्ट खत्म होते रहेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट खुश किससे होगी, सप्लायर से कि रेसिपिएंट से? रेसिपिएंट। चलो वेरी गुड। तो रेसिपिएंट से तो गवर्नमेंट खुश है, तो खुश है तो वो तो मैटर ही खत्म हो गया। दुखी किससे है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट दुखी है सप्लायर से, कि सप्लायर अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर पा रहा है क्रेडिट नोट की वजह से। तो यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने डाला, उन्होंने कहा भैया आप रिड्यूस तो कर सकते हो पर हम आपको एक टाइम लिमिट दे रहे हैं। यहाँ पे टाइम लिमिट मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। दक्षिता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट जिससे दुखी है, गवर्नमेंट बोल रही है सप्लायर अच्छा तू वापस ले जाएगा टैक्स, जितना टैक्स तूने दिया है उसमें से कुछ वापस ले जाएगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। यहाँ पे एक टाइम लिमिट डाल दी गई कि अगर इतने दिन में क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया ना तब तो आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, इसके बाद अगर आप क्रेडिट नोट इश्यू करोगे तो हमसे टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस मत करवाना। आ गई बात समझ में? इज इट क्लियर? तो अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, टाइम लिमिट क्या है वो, ये लीजिए टाइम लिमिट। लास्ट डेट टू इंक्लूड द डिटेल ऑफ क्रेडिट नोट इन द रिटर्न। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, अच्छे से ध्यान रखना क्या टाइम लिमिट है। Earlier of September month of next financial year in which supply was made and date of furnishing annual return for the financial year, whichever is earlier। ठीक है, मतलब वो बोलना चाह रहे हैं सितंबर की रिटर्न जो भरोगे ना आप, तो सितंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न, और सितंबर की रिटर्न कौन सी भरनी है आपको, जीएसटीआर 1। आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट ईयर की सितंबर की जो रिटर्न है, अगर वहां तक मतलब 30 सितंबर तक अगर आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। अगर 30 सितंबर के बाद क्रेडिट नोट इश्यू करोगे तो टैक्स लायबिलिटी कम नहीं हो पाएगी किसी भी सर्कमस्टांसेस में, भले ही फिर आपको रोना पड़े। अब मुझे यहाँ पे कौन बताएगा कि अगर ये टैक्स इनवॉइस है 15 अप्रैल 2020 वाला, तो इसकी लास्ट डेट क्या होगी, लास्ट डेट टू इशू क्रेडिट नोट। अच्छा ऐसे नहीं लिखते हम, इशू तो बाद में भी हो सकता है। लास्ट डेट टू इंक्लूड डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट। बताओ कौन बताएगा कब तक क्रेडिट नोट इश्यू करना है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए, डेट बताओ आप। हाँ जी, सितंबर 2021 और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर मत बोलो, आप बोलो 30 सितंबर, है ना? मैं क्या पूछ रहा हूं आपको, अच्छा मैंने आपको रिटर्न की डेट पूछी है, चलो ठीक है, फिर आप जीएसटीआर 1 की बोल रहे हो।
अगर मैं आपको ये पूछूं कि क्रेडिट नोट कब तक इश्यू हो जाना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं 30 सितंबर 2021 तक। अगर क्रेडिट नोट शुड बी इशूड अप टू 30 सितंबर 2021। और क्या अज्यूम करके चल रहा हूं मैं कि इस दिन तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुई है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर लो, 30 सितंबर तक क्रेडिट नोट इश्यू होना चाहिए। अगर इससे पहले एनुअल रिटर्न फाइल हो गई तो वो लास्ट डेट हो जाएगी। अदरवाइज 30 सितंबर 2021 क्रेडिट नोट इश्यू करने की लास्ट डेट है। और क्रेडिट नोट इश्यू अगर सितंबर में होगा तभी वो सितंबर की जीएसटीआर 1 में शामिल हो पाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या सबको पॉइंट ये? क्लियर क्लियर क्लियर, आ जाओ जी। तो ये हो गया आपका क्रेडिट नोट का किस्सा खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डेबिट नोट पे। डेबिट नोट का फंडा बहुत सिंपल सा है। डेबिट नोट क्यों इश्यू करेंगे? अगर हमें डेटर का बैलेंस इंक्रीज करना है तो क्या रीजन हो सकता है? देखो, पहला रीजन, टैक्स इनवॉइस इशूड बट टैक्सेबल वैल्यू इंडिकेटेड इन द इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस। मतलब हम बोल सकते हैं शॉर्ट इनवॉइसिंग। हमने 1 लाख का बिल बनाना था, 80,000 का ही बिल बनाया, तो 20,000 का क्या दे दो? डेबिट नोट दे दो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, डेबिट नोट दे दो या फ्रेश इनवॉइस दे दो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डेबिट नोट इज इक्विवेलेंट टू फ्रेश इनवॉइस। ठीक है, टैक्स इनवॉइस इशूड बट टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस। तो कई बार क्या होता है, 12% टैक्स चार्ज करना था पर मैंने 5% ही चार्ज कर लिया, तो कोई इशू नहीं है, 7% का एक डेबिट नोट दे दो उसको। ठीक है, डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट भी उसी रिटर्न में जाएगी, उसी मंथ की रिटर्न में जाएगी। और अब देखो यहाँ पे अगेन इंप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, डेबिट नोट का क्या इंप्लीकेशन होगा? तो सप्लायर के लिए तो क्या इंप्लीकेशन होगा बोलो, और रेसिपिएंट के लिए क्या इंप्लीकेशन होगा? सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? यहाँ पे ज्यादा। ओके जी, सिंपल है। जो टैक्स इनवॉइस का इंप्लीकेशन होता है ना, वही डेबिट नोट का इंप्लीकेशन होना है। सप्लायर की तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे, और रेसिपिएंट इसका आईटीसी ले सकता है प्रोवाइडेड ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इसीलिए देखो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट भी नहीं है इसकी। क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट है, डेबिट नोट की कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल प्रोविजन हो गया ना। जैसे हम टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं वैसे ही हमें क्या करना है? डेबिट नोट इशू करना है। और लास्ट में लिख भी रखा है सप्लीमेंट्री इनवॉइस शेल आल्सो बी ट्रीटेड एज डेबिट नोट, उसको भी हम डेबिट नोट मान के चलेंगे। चलो, एक ही आता है यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर मैंने एक इनवॉइस बनाया है, सपोज मैंने कस्टमर को 1 2 3 इनवॉइस इशू किए हैं 1-1 लाख के। ठीक है, और तीनों ही इनवॉइस में मैंने क्या कर दी? बिलिंग गलत कर दी, मैंने रेट ही गलत उठा ली थी। जिस प्रोडक्ट की रेट लगानी थी 80,000, उसकी मैंने 1 लाख लगा दी। तो यहाँ पे मैंने 3 इनवॉइस इशू किए हैं कस्टमर को 1 लाख 1 लाख 1 लाख, जबकि इशू करने चाहिए थे कितने के? 80,000 80,000 80,000। तो मैंने कितने की ओवर इनवॉइसिंग कर दी? 60,000 की। अब क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट नोट यहाँ पे एक सिंगल बनेगा या फिर यहाँ पे 3 क्रेडिट नोट बनेंगे? हाँ जी, आपको क्या लगता है? आपको लगता है 3 बनेंगे? तो इसका आंसर एक बार पढ़िए, फिर बाद में वापस आंसर दीजिए। वन कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कैन बी इशूड फॉर मल्टीपल इनवॉइसेज, नो नीड टू लिंक टू इंडिविजुअल इनवॉइसेज। अब आप आंसर दोबारा बताओ। हरीश सिंगल नाम है इसलिए वो बोल रहा है सिंगल, ऐसे ही क्या हरीश? 1। अब आंसर चेंज हो गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट लगाया मैंने इसको। जब तक प्रोविजन नहीं पढ़ेंगे तब तक मन से आवाज आती है 3, पर आंसर 3 इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है, तो आप एक कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट या कंसोलिडेटेड डेबिट नोट इशू कर सकते हो, अच्छे से ध्यान रखना। तो पहले ऐसा हुआ नहीं करता था,
पर एक अमेंडमेंट आई और उसके बाद ऐसा अलाउ कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है। आईटीसी की लिमिट वो ही 16.4 वाली होगी ना डेबिट नोट में? बिल्कुल जी। डेबिट नोट में आईटीसी लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि डेबिट नोट की जो आईटीसी लेने की लास्ट डेट होती है वो डिपेंड करती है ओरिजिनल इनवॉइस पे। ठीक है, डेबिट नोट पे इशू नहीं करती वो। डेबिट नोट किस दिन इशू है वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इंपॉर्टेंस क्या रखता है, ओरिजिनल इनवॉइस किस दिन इशू हुआ था। याद है ये सबको? याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो बाबू मेरे। हाँ जी, अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, जो मैंने आपको बोला था कि इस पे हमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखना है सेल्स रिटर्न पे। ठीक है, मैं एक केस बना रहा हूँ फटाफट से। ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स दिए हैं। सेल्स रिटर्न तो गुड्स में ही हो सकती है ना, कभी सर्विस में भी हो सकती है क्या सेल्स रिटर्न? जल्दी से बताओ। डेबिट नोट बाद में इश्यू हो तो बाद में इश्यू हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आईटीसी नहीं ले पाओगे आप। हर्ष, ये तो पॉइंट पहले भी डिस्कस हो चुका है ना। अगर डेबिट नोट आपने 30 सितंबर के बाद इशू किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी अलाउ नहीं होगा बस। ठीक है, आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा वहां पे, नहीं हो सकता। ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न गुड्स के केस में ही हो सकती है। तो मैं बोल रहा हूँ गुड्स यहाँ पे हमने भेजे थे, 1 लाख के गुड्स थे और 18,000 का जीएसटी था। ठीक है जी, ये बात हो गई सपोज 1 अप्रैल की। अब हम बात कर रहे हैं 20 जून को क्या हुआ। रेसिपिएंट भाई साहब ने इधर कुछ गुड्स वापस भेज दिए, तो मैं बोल रहा हूं सपोज 30% गुड्स रिटर्न कर दिए। 30% गुड्स रिटर्न कर दिए। अब आपको अच्छे से सोचना है, आपकी दुकान है, घर की दुकान है, बताओ यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करना है। क्या डॉक्यूमेंट तो सप्लायर इश्यू करेगा, क्या डॉक्यूमेंट रेसिपिएंट इश्यू करेगा? फिर मैं आंसर बताता हूँ किस तरीके से इस ट्रांजेक्शन को आपको मोड़ देना है। 30% जब गुड्स रिटर्न होंगे तो क्या सप्लायर को कोई डॉक्यूमेंट इश्यू करना है क्या, या फिर रेसिपिएंट को कोई डॉक्यूमेंट इश्यू करना है क्या? दोनों इश्यू करेंगे। चलो ठीक है, बताओ। अब मैं पहला पूछ रहा हूं, सप्लायर यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा, बताओ। विच डॉक्यूमेंट विल सप्लायर इश्यू? क्रेडिट नोट बोल रहे हो आप, ठीक है। और रेसिपिएंट कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा? चलो, सप्लायर का तो समझ में आ गया, क्रेडिट नोट, ये तो इजी था क्योंकि इसी टॉपिक की बात चल रही है अभी। रेसिपिएंट कौन सा इश्यू करेगा? आपने कहा ना दोनों इश्यू करेंगे। रेसिपिएंट कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा यहाँ पे? नहीं करेगा, रेसिपिएंट नहीं करेगा, डोंट नो। पहले तो तुम बोलते हो दोनों करेगा, फिर तुम बोलते हो डोंट नो, तो हाउ वुड आई नो? चलो जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसके दो ऑप्शन है हमारे पास प्रैक्टिकली। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ दो तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है इस चीज का, तो आप इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन तो क्या है? पहला ऑप्शन तो ये है कि सप्लायर तो है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, है ना। डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, वैल्यू वगैरह, क्योंकि वो तो आप समझ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट नोट इशू करेगा सप्लायर। रेसिपिएंट भी यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा उसको। रास्ते में गुड्स अगर पकड़ लिया जीएसटी ऑफिसर ने तो क्या होगा? ठीक है ना, आप थोड़ा सा आगे की सोच सोच के चलते हैं हम। अब आप सोचो, रास्ते से गुड्स जा रहा था और ऑफिसर ने पकड़ लिया, अब कोई टैक्स इनवॉइस तो बना के दिया ही नहीं रेसिपिएंट ने। इसका आंसर भी आपको आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। अगर टैक्स इनवॉइस नहीं जा रहा गुड्स के साथ तो क्या उसकी जगह कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जा सकता है क्या? थिंक एंड आंसर।
पक्का आपके माइंड में आंसर है, क्योंकि मैं लिखूंगा ना आंसर फिर आप बोलोगे अरे यार ये तो हमें आता था। डिलीवरी चालान, वेरी गुड साक्षी, ये हुई ना बात। देखो थोड़ा सा दिमाग चलाया और आंसर आ गया। तो यहाँ पे रेसिपिएंट भी एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा, तो सत्यम ने आंसर सही दिया था, फिर खुद ही भटक गया वो। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में क्या बोल रहे हैं हम, सप्लायर तो क्रेडिट नोट इशू करेगा और रेसिपिएंट जो है यहाँ पे वो डिलीवरी चालान इशू करेगा। ठीक है, ताकि रास्ते में गाड़ी पकड़ी जाए। डिलीवरी चालान भी होगा और अगर साथ में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है तो ई वे बिल भी होगा। आ रही है बात समझ में? प्रैक्टिकल सिचुएशंस को अज्यूम करोगे तो थोड़ा रियलिस्टिक लगता है और अच्छा लगता है सुनने में। चलो, अब इसके इम्प्लीकेशन पे नहीं जा रहा हूं मैं, वो अगेन आपको पता ही है क्रेडिट नोट के क्या इम्प्लीकेशन होते हैं। ठीक है, सप्लायर की तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे सप्लायर की तो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी और रेसिपिएंट का आईटीसी कम हो जाएगा। ऑप्शन 2, ये कोई बता सकता है क्या? अब किसी के माइंड में आ रहा हो क्योंकि प्रैक्टिकली सोच रहे हैं हम। ऑप्शन 2 क्या हो सकता है यहाँ पे? ऑप्शन 2 क्रेडिट नोट वाला नहीं है। चलो ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ऑप्शन 2 जो है वो क्रेडिट नोट वाला नहीं है, कोई और ही ऑप्शन है। किसी के माइंड में आ रहा है क्या? किसी के शॉप हो, कोई करता हो ऐसा ट्रीटमेंट? पार्टिसिपेट करोगे तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टैक्स इनवॉइस बना दे, क्या बात है हर्ष, मजे आ गए, दिल खुश हो गया तुम्हारी बात सुन के। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इसको एक फ्रेश सप्लाई मान लो आप, है ना। 30% जो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं उसको रिटर्न नहीं मान के क्या मानो कि आर गुड्स सप्लाई कर रहा है किसको, एस को, तो अब की बार सप्लायर कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेसिपिएंट है वो इशू करेगा टैक्स इनवॉइस। अब वो डिपेंड करेगा वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा या बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। वो किस पे डिपेंड करता है वो आपको पता ही है कि अगर रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है तब तो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, अदरवाइज बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। क्या यहाँ पे डिलीवरी चालान की जरूरत है क्या, आप बताओ मुझे? क्या यहाँ पे डिलीवरी चालान की जरूरत है क्या? नहीं है। डिलीवरी चालान की जरूरत कब होती है? जब टैक्स इनवॉइस नहीं होता, तो डिलीवरी चालान तो काट देते हैं हम। क्या यहाँ पे क्रेडिट नोट की जरूरत है क्या? बोलो बाबू, क्रेडिट नोट की जरूरत पड़ेगी क्या यहाँ पे? नहीं जी नहीं। ये लो जी, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल, कॉपी करने की जरूरत है आपको, आप कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करो और फटाफट से मैसेज डालो, कॉपी हो जाए तो। इस बीच कोई डाउट हो किसी को तो वो भी डाल दो। हरीश, डाउट है कोई? हरीश ने हैंड्स रेज किया है, कोई डाउट है क्या हरीश? नो सर, गलती से हो जाता है क्या हैंड्स रेज? हाँ जी ठीक है, डन। सबका डन हो गया? चलो, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का सेक्शन इज ओवर। अब आ जाते हैं हम इसके कंटेंट्स पे। मैंने कल आपको बोला था 4 कंटेंट्स आपको याद करने हैं। 4 नहीं, ऑब्वियसली वो 5 हो गए, है ना। कौन कौन से 5 कंटेंट्स आपको याद करने हैं? टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। ठीक है, तो आप बोलोगे तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट का तो एक ही है कंटेंट्स, तो चाहे काउंटिंग करोगे तो 4 भी काउंट मान सकते हो। ठीक है, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जब आप बनाओगे तो अगेन फॉर्मेट नहीं दे रखा है, कंटेंट्स दे रखे हैं। फॉर्मेट इज नॉट अवेलेबल, कंटेंट्स अवेलेबल है। क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट सब में कॉमन है, देखो, नेम, एड्रेस और जीएसटीएन ऑफ सप्लायर।
सेकंड, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब वो क्रेडिट नोट बना रहे हो आप या फिर डेबिट नोट बना रहे हो आप। थर्ड पॉइंट, कंजिक्यूटिव सीरियल नंबर, वही 16 करेक्टर्स का अल्फाबेट नंबर, स्पेशल करेक्टर अलाउड है, यूनिक होना चाहिए और मल्टीपल सीरीज भी अलाउड होती है। डेट ऑफ इशू, नेम एड्रेस जीएसटीएन ऑफ रेसिपिएंट इफ रजिस्टर्ड, और अनरजिस्टर्ड है तो नेम एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस। तो एज इट इज सेम है। अगर आप देखोगे इसको तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस के जो कंटेंट्स होते हैं ना वो एज इट इज यही। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ करस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, और लास्ट में सिग्नेचर। तो बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हो इसमें। आपको खुद को दिमाग लगा के सोचना है क्या क्या चीज इंक्लूड होनी चाहिए। ओके, चले आगे। देखो एक चीज है जो आपने यहाँ पे देखी है, गौर नहीं की। अभी मैंने ऊपर क्या बोला था आपको, मैंने ऊपर आपको बोला था अगर इनवॉइस जो है वो 1 2 3, मैंने एक कस्टमर को 3 इनवॉइस दिए हैं, तो क्या मैं उसको एक सिंगल क्रेडिट नोट दे सकता हूँ क्या? दे सकता हूँ, ठीक है ना, सिंगल क्रेडिट नोट कंसोलिडेटेड। अब उस केस में ये बोल रहा है पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस का नंबर होना चाहिए इसके अंदर। कौन से इनवॉइस का नंबर डालूंगा मैं, बताओ? आया क्या माइंड में ये क्वेश्चन आपके? यस। तो देखो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में प्रैक्टिकली जो चीज फॉलो की जाती है वो ये की जाती है कि लास्ट जो इनवॉइस इशू है ना उसका नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। ऐसा कोई लॉ में कहीं भी प्रिस्क्राइब नहीं है कि क्या करना चाहिए, पर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्योंकि इन्होंने दोनों चीज अलाउ कर, दोनों चीज प्रोविजंस में डाल रखी है। एक तरफ तो बोल रखा है कोरिस्पॉन्डिंग बताना भी है और साथ में ये भी बोल रखा है कि कंसोलिडेटेड भी इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रैक्टिकल इश्यू था जो मैंने आपको डिस्कस किया। आगे आ जाए, इश्यू ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस, ये ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम जान भी चुके हैं। इश्यू कब करना होता है वो हमें क्लियर है। उसके बाद कंसोलिडेटेड इशू कर सकते हैं क्या, वो भी हमने चार्ट से क्लियर कर रखा है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, एक यहाँ डेबिट नोट, ये सॉरी नोट दे रखा है, ये क्या बोल रहा है, एनी इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड in pursuance to any tax payable in accordance with the provision of section 74, 129, 130। कौन बताएगा किन चीजों के सेक्शन होते हैं? कॉमन बात इन तीनों सेक्शन में क्या कॉमन है? इन तीनों सेक्शन में क्या कॉमन पॉइंट है? पेनल्टी और कुछ, इंटरेस्ट ना जीना, फ्रॉड, वेरी गुड, अंतिमा, फ्रॉड। देखो अगर हम कोई टैक्स पे कर रहे हैं फ्रॉड की वजह से, तो उसके लिए जो हम इनवॉइस इश्यू कर रहे हैं उस इनवॉइस का क्या रेसिपिएंट आईटीसी ले सकता है क्या, पहले तो ये बताएंगे आप। और अगर नहीं ले सकता तो कौन से सेक्शन में आपने पढ़ा था ये? अगर एक सप्लायर है जिसने टैक्स की चोरी करी है और वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है रेसिपिएंट को उस टैक्स चोरी के लिए, तो रेसिपिएंट आईटीसी नहीं ले सकता। वेरी गुड, रूल नंबर 36 सब रूल 3 था वो, ठीक है, 17(5) नहीं था, रूल नंबर 36 सब रूल 3। वहां पे हमें बोला था कि फ्रॉड के केस में आईटीसी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा वहां पे, तो फ्रॉड के केस में अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट दे रहा है कि वो जब इनवॉइस इशू होगा ना उस इनवॉइस के ऊपर ही आपको लिख देना है क्या, आईटीसी नॉट एडमिजिबल। मतलब सप्लायर को रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनवॉइस इशू करते वक्त ही वो लिखेगा आईटीसी नॉट एडमिजिबल। आई होप यहां तक क्लियर है बात। आगे हम चलते हैं। हमने हर जगह लिखा है कि सिग्नेचर करना पड़ेगा या फिर डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ेगा, पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना रहे हो इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी,
या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक टिकट बना रहे हो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में, तो आपको कोई भी सिग्नेचर की या डिजिटल सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब छोटे छोटे से क्वेश्चन बन रहे हैं इस चैप्टर में, है ना। तो आप ढूंढोगे तो बहुत से क्वेश्चन बनेंगे इसमें छोटे छोटे। जब भी इनको पढ़ो आप एक क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ा करो। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या सिग्नेचर करना मैंडेटरी है क्या, तो आप बोलोगे हाँ जी। डॉक्यूमेंट जो भी है, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, जितने भी हमने पढ़े हैं सब पे सिग्नेचर मैंडेटरी है। पर अगर वो ये 4 केस हैं, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी एटसेट्रा, वो अभी हम पढ़ेंगे रूल 54, और इलेक्ट्रॉनिक टिकट फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इन केस में हमें सिग्नेचर करना मैंडेटरी नहीं होता है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 48। ये क्या बोल रहा है हमें, ये बोल रहा है कि आप जो डॉक्यूमेंट इश्यू करोगे, जो इनवॉइस आपको इश्यू करना है, वो कितनी कॉपी में इश्यू करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर गुड्स होंगे तो 3 कॉपी बनानी है, अगर सर्विसेज होंगी तो 2 कॉपी बनानी है। तो सर्विसेज के केस में 2 कॉपी बनेगी, गुड्स के केस में 3 कॉपी बनेगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना आप। ये 3 कॉपी किस किस के लिए बनेगी। गुड्स के केस में देखो, ओरिजिनल कॉपी रेसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के लिए, ट्रिप्लीकेट कॉपी सप्लायर के लिए। और सर्विस के केस में ओरिजिनल रेसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट सप्लायर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा है, जितने भी इनवॉइस हमने इश्यू किए हैं उनके सीरियल नंबर हमें जीएसटीआर 1 में बताने पड़ते हैं। तो ध्यान रखना, सपोज मैं अप्रैल 2020 की रिटर्न भर रहा हूं, है ना, अप्रैल 2020 की रिटर्न भरूंगा मैं जीएसटीआर 1। तो मैं बोल रहा हूं अप्रैल में मैंने मान लो इनवॉइस काटे हैं 1 से लेके 150 तक, तो ये मेरे को सीरियल नंबर बताने पड़ेंगे जीएसटीआर 1 में कि मैंने अप्रैल में बिल नंबर 1 से लेके बिल नंबर 150 तक इनवॉइस बनाए हैं, जिसमें से सपोज मान लेता हूं, मैं बोल रहा हूं कि 45 नंबर वाला इनवॉइस गलत था, वो मैंने कैंसिल कर दिया था, तो ये भी बताना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इश्यू आता है हमारा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई का। इंपॉर्टेंट इश्यू है, ध्यान रखना इसको। देखो ये इश्यू क्या बोल रहा है, इसको चार्ट ही बनाओ छोटा सा ताकि आपको बाद में याद रहे। सप्लायर सप्लाइंग टैक्सेबल प्लस, पूरा ही लिख देते हैं, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स ऑब्लिक सर्विस। देखो सप्लायर जो है वो आपको एक साथ ही, आप किसी शॉप पे गए हो, आपने परचेजिंग की है, उसमें से कुछ आइटम टैक्सेबल है, कुछ आइटम एग्जेम्प्टेड है। अब ये डिसीजन लेना है कि यहाँ पे क्या टैक्स इनवॉइस इशू होगा कि बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा, या दोनों अलग अलग इशू होंगे। बताओ आपके दिल को क्या लगता है। पहले तो मन की बात करते हैं और उसके बाद बात करते हैं जीएसटी लॉ की। अगर एक ही साथ टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोनों हो रही है तो इनवॉइस कौन सा इशू होगा, टैक्स इनवॉइस इशू होगा या बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा। कंसोलिडेटेड इशू होगा। तो देखो इसमें इशू है, इशू होने से पहले इशू क्या है, अगर रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है और रेसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इस पे डिपेंड करती है सारी कहानी। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको यहाँ पे सेपरेट इशू करना पड़ेगा। सेपरेट, क्या सेपरेट, टैक्स इनवॉइस अलग से बनाओगे आप टैक्सेबल प्रोडक्ट्स के लिए, और बिल ऑफ सप्लाई बनाओगे आप किसके लिए, एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए, है ना, क्योंकि उसको आईटीसी लेना है आगे जाके। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो यहाँ पे आप बना सकते हो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, जिसको आप बोल सकते हो कंसोलिडेटेड इनवॉइस।
क्लियर? क्लियर है क्या? आ गया समझ में? हटा दूं इसको? ठीक है, तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है रूल नंबर 46A। अब आप पूछोगे रूल नंबर याद करने हैं क्या? ना जी ना, नहीं करने। ठीक है, किसी का माइंड चलता हो इन चीजों में कि रूल याद हो जाते हैं उसको अच्छे से, तो वो ट्राई कर सकता है, अदरवाइज जबरदस्ती लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने सारा चार्ट में बना दिया है, ये पॉइंट जो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, एक क्वेरी और थी, हाँ उसका भी मैं जवाब देता हूँ आपको। आप ये जानना चाहते हो कि एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, तो एग्जाम में जो लिखना है वही तो लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है हमारी। अब आपको एज इट इज कोई जरूरी नहीं है आप एज इट इज लैंग्वेज कॉपी करो, इसको रट के जाओ। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज क्या होती है, जो क्रक्स है, जो मेन चीज आपको पॉइंट लिखना है, कंटेंट है, वो समझ में आ जाना चाहिए। लैंग्वेज कोई भी लिखो, ठीक है, एज इट इज लैंग्वेज आप कॉपी नहीं कर सकते। तो चार्ट जो होता है ना, चार्ट एग्जाम में मत बनाना कभी भी। चार्ट बनाओ तो एडिशन में बनाना है हमें। जो कंटेंट हमें वर्ड्स में लिखना है वो तो लिखना ही लिखना है, उसका सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं हो सकता चार्ट। ठीक है, तो लिखने के लिए तो बहुत इजी सी है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसी तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। और लैंग्वेज आप अपनी रख सकते हो। मैं बार बार आपको बोलता ही रहता हूँ कि पॉइंट्स में आंसर लिखा करो, पैराग्राफ बनाने की कोशिश मत किया करो। चलो जी, अब देखो, अब कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आ रही है अलग अलग केस में। पहली स्पेशल प्रोविजन बात कर रहे हैं हम बफिन और इंश्योरेंस कंपनी के लिए। बफिन का फुल फॉर्म आप जानते ही हो, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। और इंश्योरेंस कंपनी, इन लोगों को क्या बोला गया है? इनको बोल रहे हैं हम कि ये जो सर्विसेज देते हैं उनका ये एक साथ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस भी बना के दे सकते हैं कस्टमर को। कब बना के दे सकते हैं? एंड ऑफ द मंथ में। तो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, जैसे बैंक है ना, बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है। अब आपके अकाउंट में करंट अकाउंट चल रहा है, सपोज मिस्टर ए का बैंक में करंट अकाउंट चल रहा है। अब करंट अकाउंट में बार बार में ट्रांजेक्शन होती है, कभी आरटीजीएस होता है, कभी डीडी बनाया जाता है। बार बार में ट्रांजेक्शन होगी, बार बार में चार्जेस काटेगा बैंक। अब बात यह है कि हर चार्ज के लिए अलग अलग इनवॉइस बना के देगा क्या बैंक आपको? तो अगर ये रूल नहीं पढ़ते हम, तो हम बोलेंगे बिल्कुल हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग इनवॉइस बना के देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि हमें पता है सर्विस के केस में हमें इनवॉइस इशू करना होता है विद इन कितने दिन में, कौन बताएगा? अगर मैं बैंक की बात करूं, इस केस में कितने दिन में इनवॉइस इशू करना है? 45 डेज में इनवॉइस इशू करना होता है। वेरी गुड। पर यहाँ पे स्पेशल पॉइंट क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है सपोज अप्रैल में कस्टमर के हमने 10 बार ट्रांजेक्शन का चार्ज काटा है, तो अप्रैल का एक सिंगल कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना के दे दो उसको। 10 इनवॉइस बना के देने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना के दिया जा सकता है। कब बना के देना है? अप टू 30 अप्रैल। ध्यान रखना 30 अप्रैल तक बन जाना चाहिए, पर वो तो यहाँ पे ड्यू डेट 45 डेज मत लगा देना फिर अगेन। ये स्पेशल प्रोविजन है, अगर आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना रहे हो तो उस महीने के लास्ट तक इशू कर देना है। ओके, आगे बात समझ में? हाँ जी, दूसरा क्या स्पेशल प्रोविजन है इसमें? तो एक स्पेशल प्रोविजन तो हो गया कि कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना के दे सकते हैं ये एट द एंड ऑफ द मंथ। दूसरा जो स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि जो रूल 46 में हमने कंटेंट्स पढ़े हैं टैक्स इनवॉइस के, ठीक है, उनमें से दो चीज इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में। कौन कौन सी दो चीजें? इस कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस में दो चीजें डालने की जरूरत नहीं है, एक तो सीरियल नंबर और दूसरा एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। तो ये रूल 46 में कंटेंट्स में था, याद आ रहा हो तो आपको, तो सीरियल नंबर भी डालने की जरूरत नहीं है और एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट।
ठीक है। ओके जी, ओके नोट। ये सेम प्रोविजन बिल ऑफ सप्लाई पे भी लागू होगा, रिवाइज टैक्स इनवॉइस पे भी लागू होगा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर। तो कुल मिला के आप बोलोगे ये वाली जो दोनों स्पेशल पॉइंट है, ये बैंकों के हर डॉक्यूमेंट पे लागू हो रही है, केवल टैक्स इनवॉइस पे लागू नहीं हो रही। नेक्स्ट, रूल नंबर 54 सब रूल 3, ये बात कर रहा है जीटीए के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट। जीटीए वाला भी क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। जीटीए वाले को सर्विस प्रोवाइड करते वक्त 30 डेज में इनवॉइस इशू करने की लाइबिलिटी आती है। अब जो रूल 46 में हमें कंटेंट्स दे रखे हैं वो तो इसके टैक्स इनवॉइस में होंगे ही होंगे, उसकी तो कोई बात है ही नहीं। उसके अलावा ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है जो कि इसको अपने इनवॉइस में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीटीए के केस में क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उसको अपने इनवॉइस में इंक्लूड करनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम कंटेंट गिवन अंडर रूल 46। वो क्या क्या है? पहला, ग्रोस वेट ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का वेट कितना है? कंसाइनर और कंसाइनी का नेम, मतलब जो आदमी ट्रांसपोर्टेशन का गुड्स भेज रहा है उसका नाम, और जिसको गुड्स मिलने वाला है उसका नाम। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल, मतलब ट्रक का नंबर, ट्रक है, पिकअप है, जो भी इसका व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। जीएसटी नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे RJ14 आता है ना, ये RJ14GA1252, इस तरीके का जो नंबर आता है इसकी बात कर रहे हैं। ये भी मेंशन्ड होना चाहिए इसके इनवॉइस में। गुड्स ट्रांसपोर्ट जो हो रहे हैं उसकी डिटेल होनी चाहिए। प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, कहाँ से गुड्स जा रहा है और कहाँ गुड्स जाएगा। और लास्ट है कि जो पर्सन लाइबल टू पे टैक्स है उसका जीएसटी नंबर भी लिखना है आपको। अब मुझे ये बताओ, क्या टैक्स पे करने के लिए ये तीनों में से कोई भी लाइबल हो सकता है, या कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या इन तीनों में से किसी पे भी आ सकती है क्या टैक्स की लाइबिलिटी? आ सकती है पक्का। देखो एफसीएम है, फॉरवर्ड चार्ज है, तब तो जीटीए पे आएगी। और अगर रिवर्स चार्ज है तो रिवर्स चार्ज है तो लाइबिलिटी कंसाइनर और कंसाइनी किसी पे भी आ सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है फ्रेट कौन पे कर रहा है। बिल्कुल जी, याद आ गया आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, सब कुछ याद आता जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम रूल नंबर 54 सब रूल 4। ये बात कर रहा है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की। मतलब कोई बस है, ठीक है, या ट्रेन है, किसी भी तरह की पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, भले एयर फ्लाइट है, कुछ भी है, वहां पे जो टिकट इशू की जाती है वो टिकट को ही क्या माना जाता है? टैक्स इनवॉइस माना जाता है। और उस टिकट में दो चीजें फिर हमें क्या मिल रही है? रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे जीटीए में तो स्पेशली कुछ चीजें ऐड करने के लिए बोला है, जबकि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में और बफिन में इसमें कुछ चीजें रिलैक्स करने के लिए बोला है। तो ये रिलैक्सेशन दोनों में सेम है। देखो यहाँ पे सीरियली नंबर्ड होना जरूरी नहीं है और एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट होना जरूरी नहीं है। ओके, सीरियली नंबर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि बिल नंबर नहीं डालना, बिल नंबर तो डालना है उसमें, पर वो सीरियली नंबर्ड जरूरी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक के बाद दो ही आना चाहिए, वो जरूरी नहीं है यहाँ पे। सेम ये नोट हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये रिक्वायरमेंट सब पे लागू हो जाएगी, बिल ऑफ सप्लाई, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, फला फला फला। हाँ जी, अब मैं 1 मिनट सांस ले रहा हूँ। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको? आप रिप्लाई कर दो तब तक। आप भी पानी पी लो इतनी देर।
हाँ जी, नेक्स्ट आता है रूल नंबर 55। अगेन इंपॉर्टेंट रूल है आपका, डिलीवरी चालान वाला रूल है ये। तो जहां जहां हम पढ़ते हैं ना जीएसटी में डिलीवरी चालान इशू होगा, डिलीवरी चालान इशू होगा, वो कहाँ लिखा हुआ है? और रूल नंबर 55 ने हमें बता रखा है कि जब हम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वहां पे टैक्स इनवॉइस की जगह डिलीवरी चालान इशू करना मैंडेटरी है। अदरवाइज रास्ते में गुड्स पकड़ा गया तो क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी ने हैंड्स रेज किया है? गलती से हुआ है या कुछ पूछना है? अगेन हैंड्स रेज किया है, अच्छा। ओ माय गॉड सर, रूल 42 में वी लर्न कि इफ पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड देन T4 अलग एंड C2 अलग से हटाते हैं। तो सर जैसे यहाँ कहा कि सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड दोनों को अलग अलग इनवॉइस इशू, तो वो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल एंड एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्ट तो पता ही है, देन पार्टली वाला कब से होगा? व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर? कंफ्यूज हो गए तुम? ठीक है, ये वाला इशू अभी मैं बता देता हूँ लास्ट में क्लास के, ठीक है? नहीं, मैं अभी बताऊंगा आपको क्लास एंड होने पे। आप कंफ्यूज हो, मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। पहले इसको कर देते हैं कंप्लीट। दो ही रूल बच्चे हैं हमारे केवल, एक रूल 55 है, एक रूल 55A है। हाँ जी, रूल 55 डिलीवरी चालान का है। हेडिंग आप देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो जब बिना इनवॉइस के ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो अंडर डिलीवरी चालान होता है। फर्स्ट पॉइंट, इश्यू ऑफ डिलीवरी चालान। किन केस में डिलीवरी चालान इश्यू करना पड़ता है? तो देखो, कंसाइनर जो है वो डिलीवरी चालान इश्यू करता है एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुड्स रिमूव ही नहीं हो सकते। गुड्स रिमूव आप करोगे तो या तो डिलीवरी चालान होना चाहिए गुड्स के साथ, या फिर गुड्स के साथ इनवॉइस होना चाहिए, भले ही टैक्स इनवॉइस हो या बिल ऑफ सप्लाई हो। ठीक है? किन केस में डिलीवरी चालान इशू किया जाता है? पॉइंट नंबर 1, सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस where quantity at the time of removal from the place of business of the supplier is not known। पता ही है आपको, बड़े बड़े ट्रक आते हैं ना एलपीजी के, जो गैस के ट्रक आते हैं, वो जाके फिल होते हैं फिलिंग स्टेशन पे, तो उनकी क्वांटिटी तो पता ही नहीं होती उस वक्त, क्योंकि वो जब जाके पंप में फिल होगी तो वहां कितनी क्वांटिटी फिल होती है उसी अकॉर्डिंग तो बिल बनाया जाएगा, है ना? तो इनवॉइस जब बनता है इसका, वो बनता है गुड्स की डिलीवरी देने के बाद। आ रही बात समझ में आपको? ऐसे केस में जब वो ट्रक सप्लायर के यहां से निकलेगा तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो होता है डिलीवरी चालान। ओके जी, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वो जॉब वर्क। ये आपने अच्छे से पढ़ा था, हमने इस पे डिस्कशन किया था कि प्रिंसिपल जब जॉब वर्कर को गुड्स भेजेगा तो इनवॉइस नहीं बनेगा क्योंकि वो सप्लाई नहीं मानी जाती, पर वहां डिलीवरी चालान इशू किया जाएगा। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। सप्लाई नहीं हो रही, ऐसे ही गुड्स इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है। मान लो मेरी राजस्थान में 2 ब्रांच है और दोनों का ही जीएसटी नंबर सेम ले रखा है मैंने, तो ऐसे केस में मैं मेरी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जब गुड्स भेजूंगा तो वो सप्लाई नहीं है, पर वहां पे डिलीवरी चालान इशू करके भेजना पड़ेगा मुझे गुड्स। ठीक है? और इनके अलावा अगर कोई सप्लाई सीबीआईसी ने नोटिफाई कर रखी है तो उसके लिए भी डिलीवरी चालान इशू किया जाएगा। तो फिलहाल की डेट में तो ये 3 ही सप्लाई है जहां पे डिलीवरी चालान इशू किया जाता है। ओके जी, सेम पॉइंट, डिलीवरी चालान भी वही है, सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, 16 कैरेक्टर का होना चाहिए और मल्टीपल सीरीज अलाउड है। कंटेंट्स ऑफ डिलीवरी चालान नॉट इंपोर्टेंट, मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिए, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, फिर भी देखो छोटे से कंटेंट है। डेट एंड नंबर ऑफ डिलीवरी चालान होगा। अगर रेसिपिएंट है, जो कंसाइनर जो है वो अगर रजिस्टर्ड है तो उसका नेम एड्रेस जीएसटी नंबर होगा। अगर अनरजिस्टर्ड है, सॉरी, ये तो कंसाइनर के लिए फर्स्ट पॉइंट, नेम एड्रेस जीएसटी नंबर ऑफ द कंसाइनर। तो जो कंसाइनर है जो गुड्स भेज रहा है, सपोज प्रिंसिपल जॉब वर्कर की बात करूं, तो प्रिंसिपल अगर रजिस्टर्ड है तो प्रिंसिपल अपना नेम एड्रेस जीएसटी नंबर डालेगा। ठीक है? अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, जो कंसाइनी बोल रहे हैं हम यहाँ पे,
वो रजिस्टर्ड है तो उसका भी नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर आ जाएगा। फिर गुड्स की डिस्क्रिप्शन और उसका एचएसएन कोड आ जाएगा। फिर क्वांटिटी आ जाएगी। अब देखो क्वांटिटी कई बार क्या होती है, प्रोविजनल है, वेर एग्जैक्ट क्वांटिटी बीइंग सप्लाइड इज नॉट नोन, तो वहां पे हम प्रोविजनल क्वांटिटी डाल देंगे। टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, टैक्स रेट आ जाएगी, टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा इंटरस्टेट मूवमेंट के केस में, और लास्ट में सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है, चलो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिलीवरी चालान की कितनी कॉपी बनानी है? सिंपल सी बात है, क्योंकि गुड्स हैं तो 3 कॉपी बनेगी। ओरिजिनल कंसाइनी के लिए, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए, ट्रिप्लीकेट कंसाइनर के लिए। टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी आपको बोला था। अच्छा, किसी के शॉप है, ऐसी किसी सिचुएशन होती है क्या किसी के साथ कि सपोज किसी की जयपुर में शॉप है, जयपुर में शॉप है, सपोज गारमेंट्स की शॉप है ना, गारमेंट्स की, और ये क्या करते हैं, पिकअप ले जाते हैं। ये लो जी, पिकअप बन गई। ये पिकअप जाती है आसपास की सिटीज में, टाउन्स में जाती है, और वहां पे गारमेंट्स की पिकअप में गुड्स भर के जा रहे हैं, और वहां पे जाके हम क्या करते हैं, हमारे जो डीलर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको हम सेल करके आ जाते हैं। ऐसा होता है बिजनेस में नॉर्मली। आपके बिजनेस है ऐसा तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, हो रहा है क्लिक में, ऐसा बिजनेस हो सकता है। अब मुझे यहाँ बताओ, जब ये जयपुर से पिकअप निकलेगी गारमेंट्स लेके, तो क्या टैक्स इनवॉइस इशू हो सकता है क्या? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया जाए? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि टैक्स इनवॉइस किसके नाम इशू करूं मैं? वो तो मैं जब जाऊंगा डीलर के पास तब पता लगेगा वो परचेज करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे केस में जब ये शॉप से निकलेगी गाड़ी, ये लो जी शॉप का ये शटर है, इससे बाहर गाड़ी निकलेगी, तो हम यहाँ पे क्या इशू करेंगे, डिलीवरी चालान इशू कर लेंगे भैया। ठीक है, डिलीवरी चालान में जितना पिकअप में गुड्स है सारा का सारा मेंशन कर लेंगे। फिर अब बात आ रही है, सपोज ये शॉप 1 है, इसको अगर कुछ गुड्स सेल कर दिया मैंने, तो क्या इसको यहाँ पे टैक्स इनवॉइस इशू करके आना है क्या मुझे? हाँ या ना, बोलो, सोचो। क्या इसको टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा या बस हो गया काम डिलीवरी चालान से? हाँ जी, बिल्कुल, तो इसको टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा मैं। कब इशू हुआ आप देखो, तो बस हेडिंग से आप समझ जाओ, टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब जो गुड्स हम निकाल रहे हैं वो अंडर डिलीवरी चालान रिमूव हो रहे हैं, और जब एक्चुअल में डिलीवरी हो जाएगी गुड्स की, तो हम वहां पे टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई जो भी है वो इशू कर देंगे। बात आ गई समझ में? तो आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको हम मार्क कर लेते हैं स्टार। गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन लॉट्स, इंस्टॉलमेंट्स, सीकेडी एसकेडी कंडीशन। कौन बताएगा सीकेडी एसकेडी का फुल फॉर्म? रक्षिता पूछ रही है सर, अगर डिलीवरी चालान का कंसेप्ट नहीं हो तो क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ही दिक्कत है ना। देखो सोचो आप यहाँ पे, आप समझना, आप जयपुर से सपोज जा रहे हो, चौमू जा रहे हो गुड सेल करने। ठीक है, तो चौमू के बीच में मान लेते हैं यहाँ जीएसटी ऑफिसर बैठा है, और जीएसटी ऑफिसर ने आपकी पिकअप पकड़ ली। वो बोलेगा भैया कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले, हमें भी साथ लेके चलो ना। ऐसे बोलेगा क्या वो? ऐसा नहीं बोलेगा, वो धमकाएगा, भैया आप गुड्स लेके जा रहे हो, इनवॉइस कहाँ है? तो आप बोलोगे इनवॉइस तो है ही नहीं मेरे पास, इनवॉइस तो मैं जाके सेल करूंगा तब बनेगा। तो बोलेगा क्या आपने हमको चोमू समझा है क्या? आप जा चोमू रहे हैं पर हम चोमू नहीं है, है ना? तो ऐसा तो अगर अलाउ कर दिया जाए, अगर बोल दे आपको, तो आप तो बिना इनवॉइस के गुड्स पूरे इंडिया में घुमाते रहोगे और सेल करके आ जाओगे, हमें क्या पता लगेगा कि आपने गुड सेल किए हैं। इसीलिए तो ई वे बिल का कंसेप्ट काम आता है, इसीलिए हम बोलते हैं गुड्स के केस में इनवॉइस का भी इशू करना होता है बिफोर रिमूवल। ठीक है, तो इसीलिए डिलीवरी चालान का कंसेप्ट लाया गया। अगर ये नहीं होता तो फिर आपका गुड्स अलाउ ही नहीं होता जाना। तो इसको बोला है आप डिलीवरी चालान ले जाओ, आराम से जाओ, रास्ते में कोई ऑफिसर पकड़ लेता है तो उसको डिलीवरी चालान दिखा देना। ठीक है, और जब एक्चुअल में सेल हो जाए वहां पे टैक्स इनवॉइस बना देना।
ओके जी, बात समझ में आ गई दक्षिता? हाँ जी, सेमी नॉक डाउन एंड कंप्लीटली नॉक डाउन, वेरी गुड। सेल नहीं हो तो वहां कोई इशू नहीं है, सेल नहीं है तो गाड़ी वापस आ जाएगी, डिलीवरी चालान तो है ना हमारे पास। अगर प्राइवेट कार में जाए तो भी डिलीवरी चालान ही चाहिए। गाड़ी प्राइवेट हो या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको तो अपने साथ डिलीवरी चालान लेके जाना है। देखो सेल नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझना आप। मान लो मैं लेके जा रहा हूँ, 100 पीस लेके गया मैं, और सपोज यहाँ पे इसको 10 पीस की सेल हो गई। अब आते वक्त मेरे पास कितने पीस होंगे गाड़ी में? 90 पीस होंगे। अब मेरे पास 100 पीस का डिलीवरी चालान है, उसमें से मैं बता सकता हूँ, देखो 10 पीस का मैंने टैक्स इनवॉइस बना दिया, तो 90 पीस में लेके वापस आ रहा हूँ। ठीक है, अगर सेल नहीं हुई तो मैं 100 पीस वापस ला रहा हूँ मेरे पास, तो डिलीवरी चालान ऑलरेडी बना हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक बातें? अब आते हैं हम इस स्पेशल पॉइंट पे, ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, अच्छे से देख लेना आप। वहां जाके इनवॉइस नहीं बनाया तो बनाना पड़ेगा। अभी हम एक सर्कुलर पढ़ेंगे, देखो उसमें भी लिखा हुआ है वहां जाके इनवॉइस बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग से एक इनवॉइस बुक लेके जानी पड़ेगी साथ में। अब जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ वो सुनो आप, ये आपके एग्जाम में आने लायक सिचुएशन है। सपोज यहाँ पे सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स बेचा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे सपोज 1 अप्रैल को, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 100 पीस सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सपोज यहाँ पे, है ना। और बात ये हुई है कि ये जो गुड्स है ये लॉट्स में दिए जाएंगे, लॉट्स में दिए जाएंगे 25 × 4, 4 बार डिलीवरी दी जाएगी गुड्स की। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे इनवॉइस जो बनेगा, तो इनवॉइस क्या किया सप्लायर रेसिपिएंट ने? देखो अगर वो 4 इनवॉइस बनाना चाहता है वो एक अलग इश्यू है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। ठीक है, अगर 4 बार इनवॉइस बनेंगे तो 4 बार सेपरेट इनवॉइस माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर इनवॉइस जो है वो सिंगल इनवॉइस है, ऐसे केस में क्या होगा? सिंगल इनवॉइस है तो यहाँ पे पहला एक इनवॉइस बन गया, देखो हमने एक सिंगल इनवॉइस बनाया है यहाँ पे 1 अप्रैल को। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ 1 अप्रैल को, चलो फर्स्ट डिलीवरी 1 अप्रैल को है, सेकंड डिलीवरी 15 मई को है, थर्ड जो डिलीवरी है वो सपोज 30 जून को है, और फोर्थ जो डिलीवरी है सपोज वो 31 जुलाई को। अब क्या प्रोसेस रहेगा यहाँ पे वो आपको समझना। देखो एक तो सिंगल इनवॉइस बन गया, अब ये सिंगल इनवॉइस तो ऐसा तो हो नहीं सकता पॉसिबल कि चारों बार ये इनवॉइस चला जाए, है ना। तो सिस्टम ये है, 1 अप्रैल को क्या होगा? 1 अप्रैल को जाएगा कॉपी ऑफ इनवॉइस, इस इनवॉइस की कॉपी प्लस डिलीवरी चालान, है ना, क्योंकि ओरिजिनल इनवॉइस साथ में नहीं है, इसलिए कॉपी ऑफ इनवॉइस जाएगी प्लस डिलीवरी चालान जाएगा। इस दिन भी क्या होगा? कॉपी ऑफ इनवॉइस प्लस डिलीवरी चालान। इस दिन भी क्या होगा? कॉपी ऑफ इनवॉइस प्लस डिलीवरी चालान। और लास्ट डे क्या होगा? लास्ट डे जाएगा आपका ओरिजिनल इनवॉइस की कॉपी। आगे बात समझ में? सिंपल है पॉइंट। तो ये प्रोसेस बता रखा है हमें रूल नंबर 55A ने, सॉरी रूल नंबर 55 जो हम पढ़ रहे हैं डिलीवरी चालान का। बोलो समझ में आ गई ये बात कि अगर लोड्स में हो या सीकेडी कंडीशन में हो, एसकेडी कंडीशन में हो, तो किस तरीके से हमें गुड्स को डिस्पैच करना है। मतलब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है आपको? पहला कि जब ओरिजिनल इनवॉइस नहीं होगा गुड्स के साथ तो आपको डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा, एक पॉइंट। दूसरा, ओरिजिनल इनवॉइस का इशू, इशू तो कब होगा? ओरिजिनल इनवॉइस इशू तो होगा फर्स्ट रिमूवल पे, लेकिन डिस्पैच कब होगा ओरिजिनल इनवॉइस? लास्ट जो डिलीवरी होगी ना उसके साथ ओरिजिनल इनवॉइस भेजेंगे हम। और ये पॉइंट आ जाते हैं हम यहाँ पे, एक बार रीड करके देख लेते हैं। पहला, द सप्लायर शेल इशू कंप्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट। ठीक है, इशू तो इसी दिन कर दिया हमने। फॉर एवरी कंसाइनमेंट डिलीवरी चालान शेल बी इशूड, डिलीवरी चालान जाएगा साथ में। एवरी कंसाइनमेंट शेल बी अकम्पनीड बाई, देखो कंसाइनमेंट के साथ क्या क्या जाएगा? कॉपी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग डिलीवरी चालान
along with duly certified copy of invoice, or the original copy of invoice shall be sent along with the last consignment. और लास्ट पॉइंट इसमें बोल रहा है कि जो हम डिलीवरी चालान बना रहे हैं इसकी डिटेल जाएगी ई वे बिल में अंदर भी। हाँ जी, तो कॉपी इतनी जल्दी बन गई तो डेट ऑफ इनवॉइस तो 1 तारीख की हो गई। हाँ जी, डेट ऑफ इनवॉइस 1 तारीख की है, बिल्कुल ये रहा ना, इनवॉइस की डेट 1 तारीख होगी। और ये केस आपने पढ़ रखा है, इसमें आईटीसी कब मिलता है कस्टमर को? हाँ जी, वेरी गुड। इसमें आईटीसी कब मिलेगा? 31 जुलाई को आईटीसी के लिए एलिजिबल होगा वो, है ना। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं होती गुड्स की तब तक हम आईटीसी ले अवेल नहीं कर सकते। याद तो आ रहा है आपको सब कुछ? मतलब तो ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट हो रहा है हमारा टाइम, आपको सब कुछ याद आता जा रहा है। बस आप प्रैक्टिस छोड़ना मत, इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, करते रहो कोई ना कोई क्वेश्चन। ठीक है, हटा दो इसको, थोड़ा सा पोर्शन और है, आज ही कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, 5 मिनट और लगेगी मैक्सिमम। माइक ऑफ करना अपना। माइक किसका स्टार्ट हो गया? दक्षिता का। नहीं हुआ? क्या पता, मेरी में दिखा रहा था अभी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बोलो, हटा दूं ये? ओके जी, चलो। अब एक छोटा सा रूल दे रखा है, रूल नंबर 55A। वो बोल रहा है टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई टू बी अकम्पनीड विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मतलब कि जब ट्रांसपोर्टर है ना, ट्रांसपोर्टर जब गुड्स को लेके जाएगा तो ट्रांसपोर्टर के पास ई वे बिल होना चाहिए, है ना। पर जब ई वे बिल की जरूरत नहीं है, मतलब ई वे बिल इशू नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई की कॉपी होना मैंडेटरी है। वही बात जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि रास्ते में अगर बिना इनवॉइस का गुड्स पकड़ा गया तो फिर लंका लग जाएगी, लंका। ठीक है, आपके गुड्स सीज कर दिए जाएंगे वहां पे, और पेनल्टी लगती है वहां पे पूरी। जितने रुपए का टैक्स होता है उतने रुपए की पेनल्टी लग जाती है वहां पे। ठीक है जी, लास्ट सर्कुलर है। गुड्स आर मूव्ड विद इन स्टेट और फ्रॉम स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अनदर स्टेट फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस। ये एग्जांपल अभी मैंने जो आपको बताया था कि अगर आप गुड्स लेके जा रहे हो और अभी पता नहीं है कि कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, तो ऐसे केस में निकलते वक्त डिलीवरी चालान बना के ले जाओ, और जैसे जैसे वहां पे सेल हो वहां पे आपको एक इनवॉइस बुक लेके जानी है, जिससे कि आप क्या कर दोगे, टैक्स इनवॉइस बना के कस्टमर को ऑन द हैंड दे दोगे। चलो, तो ये चैप्टर हुआ खत्म। एक नया सेक्शन यहाँ पे ऐड हुआ है, सेक्शन नंबर 31A विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। मतलब ये आपके अमेंडमेंट में, ठीक है। तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल है केवल और केवल ये प्रोविजन। तो कोई आपका दोस्त हो उसको मत बताना ही, ठीक है। जुलाई वाले अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 31A। ये बोल रहे हैं कि द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल प्रिस्क्राइब अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो बोल रहे हैं हम कुछ रजिस्टर्ड पर्सन आपको बताएंगे, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। उनको क्या करना पड़ेगा, हम वो बोल रहे हैं कुछ सप्लायर हम बताएंगे, वो अपने कस्टमर को पेमेंट की सुविधा जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक तरीका होगा वो भी गवर्नमेंट ही हमें बताएगी थ्रू नोटिफिकेशन। तो बस इतना सा ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी इस सेक्शन में कोई नोटिफाई नहीं हुई है कैटेगरी, पर जैसे ही नोटिफाई होगी उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट का जो मोड है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड देना मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब अभी आप मान लो कोई शॉप पे जाते हो, सपोज इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हो, और आपने कोई टीवी खरीदा और आप पेमेंट करते हो बाई चेक,
या फिर आप बोलते हो कि मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूं अभी, वो बोलता है नहीं मैं तो कैश ही लूंगा, है ना। तो ऐसा अभी अलाउड है, पर ये जब इसमें नोटिफाई हो जाएगी कोई एक्टिविटी, और सपोज इसमें जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसमें नाम आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर का, तो ऐसे केस में उसको आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड अलाउ करना पड़ेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा वो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा नोटिफिकेशन में ही। ठीक है, तो केवल इस सेक्शन के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो चैप्टर आपका होता है खत्म इसी के साथ। अब कोई डाउट है आपको तो अब आप फटाफट से पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? ये तो लग्जरी प्रोडक्ट्स पे आएगा ना, पता नहीं है जिस पे भी आएगा। देखो ये पावर है, एक्सक्लूसिव पावर है गवर्नमेंट के पास, वो चाहे उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई अभी नहीं है, हमारे दिमाग लगाने से कुछ होगा भी नहीं। जिसको नोटिफाई किया जाएगा इसमें वो नोटिफाई होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके जी, फिर किसी को कोई डाउट नहीं है? एक बार एस के डी वाला समझा दो। एस के डी क्या होता है? देखो, अब सुनना, सीकेडी एसकेडी का मतलब होता है कि एक ही गुड्स है और उसके टुकड़े हो रखे हैं। तो वही वाला केस मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ही आ जाओ ताकि आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। यहाँ तो मैंने एग्जांपल लिया था इंस्टॉलमेंट का। अब मैं यहाँ से इंस्टॉलमेंट चेंज करके मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अच्छे से सुनो। मैं बोल रहा हूँ आपने एक मशीन परचेज की है सप्लायर से, है ना, और बहुत बड़ी मशीन है। तो वो पूरी मशीन एक साथ एक ही कंसाइनमेंट में आना पॉसिबल नहीं है। तो वो जो मशीन है, वो मशीन क्या होती है, टुकड़ों में आएगी आपकी फैक्ट्री में या आपकी दुकान में जहां भी आप मशीन परचेज करके ला रहे हो, और वो टुकड़ों में आके असेंबल होगी आपके यहाँ पे। अब ये जो मशीन है इसका इनवॉइस तो एक साथ ही बनाएगा सप्लायर, है ना। सपोज 1 करोड़ की मशीन है तो 1 करोड़ का इनवॉइस तो एक साथ ही बन गया। पर वो जो मशीन है वो 4 टुकड़ों में जाएगी आपकी दुकान पे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वो 4 टुकड़ों में जाएगी, तो वो जब जाएगी मशीन हर बार, तो हर बार हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी है? तो बहुत सिंपल है। इनवॉइस तो एक बार ही बन चुका है 1 करोड़ का, पहली बार जाएगी तो भी इनवॉइस की कॉपी, फिर इनवॉइस की कॉपी, फिर इनवॉइस की कॉपी, और लास्ट जब टुकड़ा जाएगा उस मशीन का, तो आप वहां पे ओरिजिनल इनवॉइस साथ में भेजेंगे। क्लियर? तो एसकेडी का मतलब क्या होता है? सेमी नॉक्ड डाउन, मतलब टोटे टोटे हो रखे हैं मशीन के। गुड्स के अगर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना, जैसे फैन आप परचेज करके लाते हो तो वो किस में आता है? एसकेडी फॉर्म में आता है। ठीक है, पूरी कंबाइन होके नहीं आता। और कोई डाउट? ओके, फिर और कोई डाउट नहीं है तो क्लास करते हैं हम एंड यहाँ पे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।